एक समय प्रधानमंत्री जी बोला करते थे, योग्यता के अनुसार लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। आज कह रहे हैं रील लगाने से रोजगार मिल रहा है, रील चलाने से, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी उनके साथ खड़े हुए, वोट फॉर ओपीएस। हम ओपीएस के लिए वोट करें, हम ओपीएस के लिए मतदान करें। तो महागठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में अपने अपने परिवार, अपने मोहल्ले में एक अभियान चलाएं। महागठबंधन को मैं बधाई देता हूं। हमारे जैसे तमाम सारे ऐसे लाखों कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी जिनकी एक उम्मीद है ओपीएस, उसको उन्होंने संबल दिया, अपने घोषणा पत्र में लाया और संकल्प लिया कि सरकार बनने के बाद इसको लागू करेंगे। जब दिल्ली चुनाव था तो वेतन आयोग की घोषणा हुई, बिहार चुनाव आया तो कैबिनेट का मंजूरी मिली, यूपी चुनाव के समय रिपोर्ट आएगी और आगामी लोकसभा चुनाव के समय कहीं लागू हो पाए तो हो जाए। और अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए मिनटों नहीं लगता, सेकंडों में तालियां पीट के सारे के सारे लोग वेतन भत्ता अपना सांसद विधायक बढ़ा लेते हैं। मैं इस देश के नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, मुद्दों पे आइए। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, हमारी पुरानी पेंशन, निजीकरण का विरोध, ये मुद्दे, इन मुद्दों पर वोट होना चाहिए। जब देश गरीब था तब सामाजिक सुरक्षा ओपीएस थी। आज हम कहते हैं दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, तो फिर क्यों नहीं। इस समय जो वर्तमान सरकार है, मैं बिना किसी लांग लपेट कहता हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार देने का काम नहीं है, पेंशन देने का काम नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं, उसके लिए क्यों नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं, उसके टैगलाइन क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके नारे क्यों नहीं गढ़े जा रहे हैं। नमस्कार, जी दा जी स्वतंत्र में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर विजय कुमार बंधु साहब जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। बंधु साहब, बहुत बहुत स्वागत है दा स्वतंत्र पर एक बार फिर आपका। और आपका शुक्रिया। कल तो केंद्रीय कैबिनेट ने आप लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन कर दिया है, जिस कमेटी के बारे में फरवरी में दिल्ली चुनाव के बारे में घोषणा की गई थी। जी जी बिल्कुल। और आपने अगर हमारे एक सैंडल को देखा होगा तो हमने उसमें बधाई देते हुए केंद्र सरकार को मैंने इसलिए बधाई दी कि वेतन आयोग के लिए कितना तेजी से काम कर रहा है वो। तो मैंने कारण बताया तेजी काम करने के। आपने अगर हमारे एक्स को ट्वीट को देखा होगा कल, तो मैंने लिखा, जब दिल्ली चुनाव था तो वेतन आयोग की घोषणा हुई, बिहार चुनाव आया तो कैबिनेट का मंजूरी मिली, यूपी चुनाव के समय रिपोर्ट आएगी और आगामी लोकसभा चुनाव के समय कहीं लागू हो पाए तो हो जाए। ये है गति, ये है तेजी, ये है केंद्र सरकार। और अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए मिनटों नहीं लगता, सेकंडों में तालियां पीट के सारे के सारे लोग वेतन भत्ता अपना सांसद विधायक बढ़ा लेते हैं। और केंद्र कर्मचारियों को देना हो, ये होगा फिर होगा। और मैंने ये भी लिखा कि अगर चुनाव ना हो इस देश में, तो चुनाव ना हो तो नागरिकों को, जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये स्थिति है इस समय राजनीतिक सत्ता का, संवेदना का ये पल है। जबकि 1 जनवरी 26 से इसको लागू करना है। और जो आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं, वो कहते हैं कि वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 साल, कम से कम उसकी सारी चीजों को क्लियर करना, लेआउट देना, 1 से 1.5 साल। लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो चुनावी नजरिया है, चुनावी शिगुफा है, कब मिल पाएगा, बड़ा असमंजस है। भाई साहब, सरकार ने भी जो कमेटी बनाई है उसको 1.5 साल का समय दिया है अपना काम पूरा करने का। तो जो दिल्ली चुनाव के दौरान तो यही घोषणा की गई थी कि 1 जनवरी 26 से ये लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये लागू तो होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर कमेटी अपने तय समय में भी इसे पूरा करती है तो भी ये 27 तक तो बात गई। 1 जनवरी 26 तो बात छोड़ ही दीजिए, अब वो तो काम खत्म हो गया, क्योंकि खुद ही ने कहा कि 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। तो आज हम बैठे हैं अक्टूबर के लास्ट में। आज हम अक्टूबर लास्ट, मतलब इसका मतलब नवंबर दिसंबर 2 महीना ये है। और 12 महीने का साल होता है, तो 12 वो और 2 ये 14 महीना, और 4 महीने और 18 महीना, यानी कि 26 भी गया, 27 भी गया, और 27 के बाद कहीं स्थिति बनेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और हम तो महसूस कर रहे हैं कि वो 29 का लोकसभा होगा, तो फिर जो भी थोड़ा बहुत देना है वो 29 के लोकसभा के पहले पहले आएगा, ऐसा मुझे अनुमान है।
पहले भाई साहब जब ये देरी हो रही थी तो लोग मजाक में ये बात बोलते थे कि ये चुनाव से जुड़े हुए फैसले हैं, दिल्ली चुनाव में घोषणा हुई है, हो सकता है बिहार चुनाव से पहले ये हो जाए कमेटी की घोषणा, और फिर यूपी चुनाव के दौरान कमेटी की रिपोर्ट आ जाए। पहले इस तरीके की बातें मजाक में बोलते थे, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है कि इस तरीके के फैसले जो कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए हैं, उनको भी सरकारें अब चुनाव के नजरिए से ही देखने लगी हैं। और चुनाव ना हो, वो जो आपने बात लिखी भी है कि चुनाव ना हो तो सरकारों से इस तरीके से काम करवाना तो बहुत मुश्किल है। देखिए, जनता तो मजाक में लिख रही थी ना, हम्म। और सरकार ने उसको हकीकत में कर दिया। मतलब मजाक को हकीकत बना दिया। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं आपको पिछले विधानसभा यूपी की मैं बात करूं, 2 दिन लगातार चर्चा हुई थी। क्या था टैगलाइन? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। लोगों को लगा कोई रोजगार का एजेंडा आ रहा है, लोगों को लगता वो पुरानी पेंशन का कोई सोल्यूशन निकलने वाला है, लोगों को लगा कि कुछ हमारे पास अच्छा रोड मैप आने वाला है, इस उम्मीद में था। और निकला क्या? 24 घंटा लगातार चर्चा के बाद 48% विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया। ये विकसित भारत का ये रोड मैप है। मतलब कल्पना करिए। और सबने मेजें थपथपा के बढ़ाई। तो आप अपने लिए तो मिनटों में नहीं काम होता है, और लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए दिक्कत आपको आती है। चाहे रोजगार का सवाल ले लीजिए, चाहे पुरानी पेंशन का सवाल ले लीजिए, चाहे निजीकरण का सवाल ले लीजिए। रोज आप निजीकरण करते जा रहे हैं, रोज निजी सरकारी संस्थाएं, सरकारी पद, सरकारी विभाग सब समाप्ति की ओर है। ये बात मैंने 7-8 साल पहले बड़ी गंभीरता के साथ किया। उसी में मैंने रैली किया था, हमने यात्रा किया था 18,000 किलोमीटर चंपारण बिहार से शुरू करके, और लेकर के तमाम देशों, तमाम प्रदेशों के कोने कोने जाके 18,000 किलोमीटर 33 दिन लगातार एनपीए निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा और चंपारण शुरू किया। एक अच्छी खबर है, आपको भी जानकारी होगी, मुझे लगता है एक आज सवाल उस पर भी रहेंगे। बिहार का जो भी महागठबंधन का हाँ कल बिल्कुल, घोषणा मैं पत्र उससे, आया, आपने भी अध्ययन किया बिल्कुल होगा। मैं उसमें, वो तो आप ही से और जुड़ा मुद्दा है जी। जी जी जी। हाँ। तो कल मैं महागठबंधन के जितने दल हैं, जितने नेता हैं, एनएमओपीएस संगठन की तरफ से, अटेवा परिवार की तरफ से, अपने तमाम लाखों लाख शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों की तरफ से महागठबंधन को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि हमारे जैसे तमाम सारे ऐसे लाखों कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी, जिनकी एक उम्मीद है ओपीएस, जिनके सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा पैमाना है ओपीएस, जिसके बुढ़ापे की लाठी है ओपीएस, उसको उन्होंने संबल दिया, अपने घोषणा पत्र में लाया और संकल्प लिया कि सरकार बनने के बाद इसको लागू करेंगे। मैं तहे दिल से तेजस्वी जी का, दीपांकर भट्टाचार्य जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का और तमाम उस संगठन में जुड़े हुए, महासंगठन में, महागठबंधन में आए सबका शुक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अब बिहार का जो शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, उसका परिवार है, उसके बुढ़ापे की लाठी का एक फैसला हुआ है। उसको आप, अगर उन्होंने आपके पक्ष में फैसला किया है, तो मैं अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी उनके साथ खड़े हुए, वोट फॉर ओपीएस। हम ओपीएस के लिए वोट करें, हम ओपीएस के लिए मतदान करें, हम अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए मतदान करें। तो महागठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके पक्ष में अपने अपने परिवार, अपने मोहल्ले में एक अभियान चलाएं, और वो अभियान बिहार के गांव गांव, घर घर तक जाइए। ये नैतिक जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों की है। अगर आपने ये काम नहीं किया पार्टी भक्ति में, अंधभक्ति में, वैचारिकता के नाम पर, तो बुढ़ापा नरक होगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक मौका है, इसको आराम से अवसर के रूप में बदलिए। भाई साहब, लेकिन एक जी चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि राज्य सरकारें, विपक्ष शासित राज्य सरकारें तो कई बार चुनाव में कहती हैं कि हम अपने यहाँ पर ओपीएस लाएंगे। राजस्थान में भी लाए थे ओपीएस, लेकिन राजस्थान में आप देख रहे हैं कि अब वहां के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हो सकता है सरकार जो ओपीएस थी उसको अब पलटने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने पिछले दिनों कहा था, तो उसके बाद से वहां भी कर्मचारियों में एक डर तो बन ही गया है। तो जब तक केंद्र सरकार तैयार नहीं होगी, क्या राज्यों के लिए आसान होगा अपने कर्मचारियों को ये देना? देखिए, जो मूलतः पूंजीवादी व्यवस्था है, जो निजीकरण के पोषक हैं, उनके एजेंडे में सामाजिक सुरक्षा नहीं ठहरती है। ये बात इस देश के नागरिकों को भी, इस देश के शिक्षकों, कर्मचारी, अधिकारियों को समझना पड़ेगा। और आप अंधभक्ति में इतना मत डूबिए कि आप अपना भविष्य, अपने बुढ़ापे की लाठी को भूल जाइए। राजस्थान की बात करूं, मैं गहलोत जी को सल्यूट करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर मैं पूरे देश में पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ा। शुरुआती दौर से, जब इसको कोई नाम लेवा नहीं था,
वो राजस्थान में गहलोत जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मजबूती के साथ और तर्क के साथ उन्होंने विधानसभा में रखा और पास करा के उसको लागू कर दिया। लेकिन वहां राजस्थान के शिक्षकों कर्मचारियों ने क्या किया? निश्चित रूप से जब उनको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए तो वो जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद में बढ़ गए। मैं इस देश के नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, मुद्दों पे आइए। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, हमारी पुरानी पेंशन, निजीकरण का विरोध, ये मुद्दे, इन मुद्दों पर वोट होना चाहिए और इन मुद्दों की जो बात करें उसके साथ खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। राजस्थान के लोगों के लिए एक संकेत है, अभी निगमों में बोर्डों की बात किए हैं, हाँ। ये ट्रायल है। अगर आप चुप रहे तो आने वाले समय में पूरे राजस्थान में खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी ना पार्टी काम आएगी, ना नेता काम आएगी, ना जाति काम आएगी तो ओपीएस काम आएगी। तो मैं राजस्थान में भी 2 मीटिंग कर चुका हूं, मैं लगातार वहां के लोगों को कह रहा हूं कि आप जागो। और यही बात जिन राज्यों के अंदर पेंशन लागू हुई, मैंने कहा कि राज्यों में लागू हो गया वो अच्छी बात है, अच्छी खबर है, संघर्ष का नतीजा है, लेकिन सुरक्षित तब होगा जब वो पार्लियामेंट से पास होकर के पूरे देश के लिए लागू होगा, तो सभी के लिए बेहतर होगा। इसीलिए पूरे देश का एनएमओपीएस के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हमने 25 नवंबर को दिल्ली में रैली रखी है। पूरे देश की रैली दिल्ली के अंदर 25 नवंबर रखे हैं, जिसमें पूरा देश एक साथ खड़ा होने वाला है और सारे लोगों, जहां लागू है जहां न लागू, सब लोग इसमें आइए, सबकी लड़ाई है। और हम 25 नवंबर को फिर से एक बार दिल्ली, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस रैली में आप जरूर रहिएगा। मैं आमंत्रण देता हूं आपको अभी से ही। निश्चित रूप से सोशल मीडिया और यूट्यूबरों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन्हीं के भरोसे हम बढ़े हैं, तो मैं उनको विशेष धन्यवाद और शुक्रिया देता हूं कि जिनके दम पर आंदोलन को बढ़ाया हूं। विजय जी, आप लोग तो बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और 25 नवंबर की तो बड़ी तैयारी आप लोगों ने की हुई है। तो लेकिन केंद्र सरकार का तो कोई सकारात्मक रुख अभी तक ओपीएस को लेकर नहीं आया है। और ओपीएस जो है, हम देखते हैं कि हर पेंशनर, हर सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उसके पास एक बुढ़ापे की लाठी रहती थी, वो लाठी अब उसे लगता है कि वो लाठी टूट गई है। और हिंदुस्तानी संस्कृति तो अपने बुजुर्गों को बुढ़ापे में और ज्यादा सेवा, और ज्यादा उनका ध्यान रखने की है, और सरकार हमारी अभिभावक भी है। तो क्या किया जाए, क्योंकि ओपीएस को लेकर सरकार तो कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि सरकार इस पर विचार भी कर रही है या ये वापस लाने पर सोच रही है। बिहार चुनाव बहुत कुछ तय करेगी इस देश की राजनीति को। एक प्रदेश की राजनीति जरूर है, लेकिन बिहार बहुत राजनीति रूप से जागरूक प्रदेश है और उसका संदेश पूरे देश के लिए होगा। और मुझे तो लगता है कि बिहार का संदेश आने के बाद, सकारात्मक संदेश आने के बाद, केंद्र सरकार को मजबूरन सोचना पड़ेगा। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए बिहार के साथियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अपनी भी ओपीएस बहाल कराएं और देश के लिए रास्ता खोलें। ये रास्ता बिहार से जा सकता है दिल्ली, और निश्चित रूप से आएगा। रही बात बुढ़ापे की, तो निश्चित रूप से आपने जिस बात की है, हमारे यहाँ की भारतीय कल्चर रहा है, संस्कृति रही है। हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं तो माँ बाप हम आपको पालते हैं। जब हम जवान हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो हम उन्हें पालते हैं। भारतीय संस्कृति है। और ऐसे ही अगर हम अपने माँ बाप को पाल रहे हैं, अपने परिवार के अभिभावक को पाल रहे हैं, तो हमारी वो भार नहीं, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर जिसने 25 साल, 30 साल, 40 साल सेवाएं दी हैं देश को, समाज को, विभाग को, तो सरकार अभिभावक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अभिभावक है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके लोग जिन्होंने सेवाएं दी हैं, देश का रेल का आदमी काम कर रहा है, लोको पायलट गाड़ी चला रहा है, ट्रैकमैन रोडों पे खड़ा है, तो क्या राष्ट्रभक्ति काम नहीं किया? ट्रैक को सही कर रहा है तो क्या राष्ट्रभक्ति नहीं है? क्या नेताओं के भाषण में ही राष्ट्रभक्ति होती है, बाकी और जगह राष्ट्रभक्ति नहीं होती? एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक शिक्षक अपनी पढ़ाई करा रहा है, बच्चों को भारत का भाग विधाता बन रहा है, तो वो राष्ट्रभक्ति नहीं क्या? तो ऐसे जो राष्ट्रभक्त हैं, जिनके वजह से देश का निर्माण होता है, उनके लिए आप सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजों को छीन रहे हैं। ऊपर से आप बता रहे हैं हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। जब देश गरीब था तब सामाजिक सुरक्षा ओपीएस थी। आज हम कहते हैं दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, तो फिर क्यों नहीं? एक सवाल होता है, क्या आर्थिक महाशक्ति कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए है या इस देश के नागरिकों के लिए भी है? आपको तो और कहना चाहिए, ओपीएस में 50% मिलता है, मैं आर्थिक महाशक्ति बनाओ, मैं 60% दूंगा, तब तो समझ में आता कि आर्थिक महाशक्ति का मुझे भी लाभ आ रहा है। अभी धनखड़ साहब की बात मैं कर लूं, आपको भी कहीं न कहीं दिखा होगा मीडिया में। धनखड़ साहब जब इस्तीफा दिए तो पता नहीं कहां गोल हो गए, पूरी दुनिया उनको ढूंढ रही थी। वो पेंशन ढूंढ रहे थे कि मैं राजस्थान में बहुत पहले विधायक था, उसकी पेंशन, उपराष्ट्रपति की पेंशन 2 लाख, सांसदी की पेंशन 32,000, विधायकी की पेंशन 45,000, 2.25 लाख रुपए पेंशन।
सरकार का कोई कोष नहीं होता है, हमारा टैक्स है, हमारे टैक्स का पेंशन है। अगर हमारे टैक्स से 3-3 पेंशन दी जा सकती है तो हमारे टैक्स वाले पैसे से हमको भी एक पेंशन का हकदार बनता है। देश का नेता 4-4 पेंशन लेगा एसी में बैठकर, और देश का अर्धसैनिक बल जो बॉर्डर पर लड़ता है, देश की सुरक्षा के लड़ता है, माँ बाप परिवार को छोड़ के आता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है, उसको पेंशन नहीं? ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? ये सवाल है, और ये सवाल आम नागरिकों के अंदर लगातार जा रहा। आज मैं बैठा हूं हरदोई में, मैं जन जागरण अभियान चला रहा हूं, लगातार मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, बता रहा हूं धनखड़ को पेंशन की अगर जरूरत है तो देश के अर्धसैनिक बलों को उससे ज्यादा जरूरत है। आपने विजय भाई एक जो ट्वीट किया जिसको लेकर के मैंने आपको फोन किया और मैंने कहा कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। आपने वो जो ट्वीट में बात लिखी है वो बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि शायद ये हल्के फुल्के अंदाज में लिखी है, लेकिन बहुत ही गूढ़ उसमें संदेश छिपा हुआ है कि देश में अगर चुनाव ना हो तो सरकारें किसी तरह के फैसले ना लें। क्योंकि ये बात सच है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि दिल्ली में पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों की बहुतायत है, उस समय घोषणा की गई बाकायदा। जो केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि अब 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा, और उसके बाद 8 महीने तक सरकार सो गई। तो क्या अब बिना चुनाव के इस देश में कोई जन जागरण के, जन साधारण के, जनता के हित के ये फैसले केवल चुनाव के दबाव में ही लिए जाएंगे? मैं तो धन्यवाद देता हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने संविधान के अंदर ये तमाम चीजें निहित कर दी। अगर वो संविधान की वो लाइनें ना होती तो शायद ये जो चीजें हो पा रही वो भी नहीं हो पाती। और वोट की जो ताकत एक राष्ट्रपति को दिया और एक आम नागरिक को दिया कि उसका वोट की बराबरी एक जैसी होगी, ये इस देश की बहुत बड़ी ताकत है। और मैं जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं कि सरकारें, और उन्होंने संविधान लिखते समय कहा था हमारा संविधान बहुत अच्छा है लेकिन लागू करने वाले कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। दुर्भाग्य से उनकी जो बात है आज अक्सर सही निकल रही है कि शासन सत्ता चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा, अगर संविधान अच्छा भी और लोग गड़बड़ होंगे तो नहीं होगा। और इस समय जो वर्तमान सरकार है, मैं बिना किसी लांग लपेट कहता हूं, ये शिक्षक कर्मचारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार देने का काम नहीं है, पेंशन देने का काम नहीं है, और तमाम सारी चीजें जन कल्याण की चीजों को रोकने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात बहुत ही लोगों को समझने की बात है। और रही बात वेतन आयोग की, आप कल्पना करिए इसके पहले भी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार रही हो, कोई प्रधानमंत्री रहा हो, ये तो हमारा मौलिक अधिकारों में आता है। हमारा ये भाई नौकरी में मैं आया तो वेतन हमारा मौलिक हो गया, पेंशन हमारी मौलिक चीज हो गई। और आप क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग संविदा इस देश का अभिशाप है। आप काम पूरा लेंगे, दाम आधे से भी कम देंगे, इस शोषण है। इसी एक समय प्रधानमंत्री जी बोला करते थे योग्यता के अनुसार लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। आज कह रहे हैं रील लगाने से रोजगार मिल रहा है, रील चलाने से। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मोबाइल पे आप रील चला रही है, ये भी रोजगार है। अरे इस मोबाइल ने, इस रील ने इस देश की संस्कृति को खराब किया है, इस देश के नौजवानों को खराब किया है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी जैसे इतना बड़े पद पर देश के उस तरह की बातें, हल्की बातें कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से नौजवान को रील से नहीं काम होना है, रोजगार से काम होना है। अगर लाखों लाखों पद विभागों में खाली पड़े हैं और सालों साल खाली पड़े हैं तो क्यों नहीं पड़े, इसका जवाबदेही कौन होगा? जो सरकार में होगा, वो सरकार किसी की हो, वो किसी की सरकार हो, तो जवाबदेही होनी पड़ेगी। रोजगार मुद्दा है, पुरानी पेंशन मुद्दा है, निजीकरण की समाप्ति मुद्दा है, और इन्हीं में वोट जाना चाहिए। विजय भाई एक सवाल केवल और जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि अगर चुनाव ना हो तो सरकारों पर किसी तरह का दबाव ही ना रहे जनता का, और सरकार तो एक देश एक चुनाव चाहती है। शायद संघीय ढांचे को ये वर्तमान सरकार पढ़ी नहीं है। जो हमारे देश की संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये जो टैग लाइन, ये जो नारा दिया जा रहा है, इसके उलट है। और मैं उसमें पूछना चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है आपने लाइन लगा दी, वन नेशन वन एजुकेशन कब होगा? उसका ट्रैग लाइन कब आएगा? उसके लिए सरकार कब कार्यरत होगी? वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? उसके लिए क्यों नारे नहीं लगाए जा रहे हैं? वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? उसके टैग लाइन क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? उसके नारे क्यों नहीं गढ़े जा रहे हैं? आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी चीजों के लिए आपको सब चीजें ठीक चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक होगा? नहीं, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा। क्यों नहीं? जब वन नेशन वन इलेक्शन तो प्रधान से प्रधानमंत्री तक होना चाहिए। और वन नेशन वन कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए?
विधायकी में अलग हम वोटर बनवाएंगे, सांसदी में अलग बनवाएंगे और सभासदी में अलग क्यों? एक कार्ड क्यों नहीं बनाया जाता? एक कार्ड क्यों नहीं बनता? वन कार्ड क्यों नहीं बनाया जाता? एक कार्ड से हम सब चुनाव दे दें, उसमें सारा फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। उस पर काम नहीं होगा। एक सुंदर सुंदर टैगलाइन निकाली जाती है, उसी सपनों की दुनिया में घुमाया जाता है। जैसे अभी मैं बिल्कुल इससे इंतफाक नहीं रखता हूं। आज हम 25 बैठे हैं, हमारी 25 में शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारे रोजगार का ढांचा क्या है, हमारी सामाजिक सुरक्षा क्या ढांचा, हम 47 की बात करने लगे हैं। या तो 100 साल पीछे या तो 50 साल आगे। क्या भाई, वर्तमान कहाँ है? वर्तमान कहाँ है? आज जो नौजवान है, आज जो अपने रोजगार के अंतिम एज में गिर रहा है, तो 47 की बात करेगा? अरे उससे चाहिए रोजगार, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके, अपने सामाजिक दायित्व को, पारिवारिक दायित्व को पूरा सकते, ये रोजगार से होगा। और रोजगार उसे आज चाहिए, 47 में नहीं चाहिए। विजय भाई, ये है जाते स्थिति। जाते जाते अगर आप अपने 25 नवंबर का जो आंदोलन है उसकी थोड़ी बता जाएं कि कैसे क्या होगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, क्या कार्यक्रम अभी तक तय किया है? देखिए, मैं दो अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक तो 25 नवंबर को एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा एक बड़ा आह्वान है, और आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, एक बार हम लोग गए थे एमपीएस से यूपीएस आया है, एक बार पूरी ताकत के साथ आई, यूपीएस से ओपीएस कराना है। और ये लड़ाई सबकी है। गुटों, विभागों, संगठनों की सीमाओं से बाहर निकलिए, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए 25 नवंबर को दिल्ली आइए। एक अपील मेरी ये है, और उसकी पूरी हमारी दिल्ली टीम, हमारे सारे लोग तैयारी करें। अभी 8-9 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाए हैं। हम लोग वहां बैठ कर सारी तैयारी, सारी प्लानिंग, सारी जिम्मेदारियां बांटेंगे, और बेहतर से बेहतर होगा। और मैं जब भी भीड़ के, मेरे पास बहुत है लोगों का अटेवा एनएमओपीएस पर विश्वास है, लाखों लाख लोग आते हैं, तो मैं दो अपील भी करना चाहता हूं कि लोग आए, लेकिन पूरे अनुशासन के साथ। कोई काम ऐसा नहीं करना है जो नियम विरुद्ध हो। ये हमें शालीनता के साथ, जैसे आपने पिछली बार भारत ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली में अनुशासन दिखाया, उसी तरह अनुशासन में आप आए। एक अपील और बिहार के साथियों से पुनः करूंगा, वोट फॉर ओपीएस। घर घर, गांव गांव, कार्यालय कार्यालय, स्कूल स्कूल, दफ्तर दफ्तर, लोगों के बीच में ले जाइए। और ओपीएस की लड़ाई सिर्फ वर्तमान में जो सरकारी कर्मचारी उसकी नहीं है। हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि पढ़ लिख के कोई सरकारी जॉब में आए, सरकारी जॉब में आए तो एनपीएस में आ जाएगा। ये पीढ़ियों की लड़ाई है। जो सरकारी जॉब में नहीं, उनकी भी लड़ाई हो, क्योंकि उनके बच्चे भी ख्वाब रखते हैं कि नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। ये लड़ाई सबकी है। इसलिए वोट फॉर ओपीएस का नारा बुलंद करो, और उसके बाद तमाम राज्यों की तरह एक परिणाम को बदलो, और एक रास्ता पूरे देश के लिए खुले। ये निवेदन के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, आप हमारे साथ जुड़े, और मुझे पता है कि आपको तुरंत निकलना है बैठक के लिए, और सुबह सुबह आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।